Hello friends, welcome back to my YouTube channel Salmon Learning. So today I am here as you see in the title to give you some basic knowledge on Java programming. तो दोस्तों अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आप अगर कोडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी ही है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप जो जावा की कोडिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप एक प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। तो इस वीडियो में वही बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी डिटेल्स, सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज जावा लैंग्वेज। साथ ही जावा का यूज़ किया गया है डेस्कटॉप, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। और ओरेकल के अकॉर्डिंग जो जावा है वो 3 बिलियन डिवाइसेस पे रन की जाती है, जो कि जावा को मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है पूरे वर्ल्ड में। तो जो जावा है इसमें लिखे गए सारे कोड्स इंग्लिश में होते हैं, ना कि न्यूमेरिक कोड्स में। और लिखे गए कोड्स को कोई भी बड़े आसानी से समझ सकता है, इसीलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। तो जो जावा है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें आप फिर कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू डाउनलोड द जावा सॉफ्टवेयर एंड देन स्टार्टिंग टू राइट कोड। साथ ही जो जावा है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है कि जावा को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। फिर चाहे वो विंडोज सिस्टम हो, मैक हो, लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यह सीमलेसली चलता है। और जावा का यही यूनिक फीचर जावा को आज भी पॉपुलर लैंग्वेज बनाता है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है हु डेवलप्ड जावा, यानी कि जावा को किसने डेवलप किया। तो जावा जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे जेम्स गॉसलिंग और उनके साथ ही सन माइक्रोसिस्टम ने 1991 में डेवलप किया था। जेम्स गॉसलिंग को जावा का प्रमुख डेवलपर माना जाता है और इस लैंग्वेज को बनाने के पीछे उनका एक ही सिद्धांत था, एंड दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब था कि लैंग्वेज को एक ही बार लिखा जाएगा और हर जगह इसका उपयोग किया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम पहले जेम्स गॉसलिंग टीम ने ओक रखा था, जिसे बाद में बदलकर 1995 में जावा रख दिया गया। और जावा की टीम के सदस्यों को ग्रीन टीम भी कहा जाता है। मेनली जावा को कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि टीवी, सेटअप बॉक्स, वीसीआर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग बन गया। जेम्स गॉसलिंग ने सबसे पहले इस प्रोग्राम का नाम ग्रीन टॉक रखा था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने ओक रख दिया। और ओक जो नाम था ये पहले से ही ओक टेक्नोलॉजी के नाम पर रजिस्टर था, तो इसीलिए फिर इसका नाम बदलना पड़ा और इसका नाम बदलकर 1995 में जावा रख दिया गया। साथ ही एंड्रॉयड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, ये सभी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किए गए हैं। आज के समय में जितने भी वेब पेजेस हैं वो जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। साथ ही जावा का पहला वर्जन JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट 23 जनवरी 1996 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद कई सारे वर्जन रिलीज़ किए गए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए अब हम जावा के कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि जावा के फीचर्स क्या हैं। तो जावा का पहला फीचर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। So Java is platform independent,
A Java program never really executes immediately after compilation on the host machine. So Java प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब यह किसी प्लेटफॉर्म में भी रन हो सकती है, जैसे एंड्रॉयड, विंडोज़, लाइनक्स। जावा में लिखे गए प्रोग्राम्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपने जावा का प्रोग्राम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा है तो उसे हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आसानी से रन कर पाएंगे। सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। So Java is a true object-oriented language which provides a platform to develop an effective and efficient application and program. तो Java एक शुद्ध object-oriented programming language है, यानी कि OOPS. इस Java is easy to learn for programmers because it is similar to C and C++. तो जो Java है ये एक ईजी लैंग्वेज है क्योंकि इसमें C++ की तरह ही सिंटैक्स होते हैं जो कि आसानी से सीखे जा सकते हैं, लेकिन C++ की तरह इसमें ऑपरेटर, ओवरलोडिंग और हेडर फाइल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे इसे सीखना और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टेबल। So Java is portable because it facilitates you to carry the Java bytecode to any platform. It doesn't require any implementation. तो Java एक पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि Java का सोर्स कोड को कंपाइलर की मदद से बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है। ये बाइट कोड हर किसी सिस्टम में रन हो जाता है, इसलिए इसे आसानी से प्राप्त किया जाता है। Next is secure. So when it comes with security, Java is always the first choice. With this feature, it enables us to develop virus-free, tamper-free system. So Java का एक और बड़ा फीचर यह है कि एक सुरक्षित लैंग्वेज है, एक सिक्योर लैंग्वेज है। Java सबसे अधिक सुरक्षित है क्योंकि Java प्रोग्राम Java रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। मशीन को जनरेट करने से पहले प्रोग्राम को JVM पर कुछ टेस्ट रन करके एरर को डिटेक्ट करती है। जावा लैंग्वेज वायरस फ्री होती है जिसमें प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं, जिससे प्रोग्राम्स हमारे सिक्योर रहते हैं। Another is multi-threaded. So multi-threaded applications deliver their patent power by running many threads concurrently within a single program. तो जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जावा में बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड किया जाता है और इन्हीं सब प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह जावा एक साथ कई टास्क पूरे कर सकता है। ये फीचर जावा को फास्ट और इंटरेक्टिव भी बनाता है और इस फीचर का इस्तेमाल मल्टीमीडिया वेब एप्लीकेशन में ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट इज रोबस्ट। So Java eliminates pointer manipulation completely from the language and therefore eliminates a large source of runtime errors. Java programmers need to remember to deallocate memory in programs since there is a garbage collection mechanism which handles deallocation of memory. तो robust का मतलब होता है मजबूत। तो Java में बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम अलग अलग इन्वायरमेंट में बिना क्रैश हुए काम करता है। इसके प्रोग्राम कभी भी क्रैश नहीं होते। तो जावा में जो भी एरर्स आते हैं उन्हें आसानी से ढूंढकर सॉल्व भी किया जा सकता है और इन्हीं सभी कारणों से जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। साथ ही इसमें गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म है जो कि डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी को हैंडल करता है। और साथ ही जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब है कि जावा प्रोग्राम इंटरनेट में रन करने के लिए बनाए जाते हैं। जावा से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन होती हैं जो अलग अलग नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट होकर रहते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर टास्क परफॉर्म करते हैं। जावा में HTTP और FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे कि आसानी से इंटरनेट में डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो ये थे जावा के कुछ फीचर्स। तो आइए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा प्रोग्राम कोड कैसे रन होता है या कैसे एग्जीक्यूट होता है।
तो यहाँ हम वो जानेंगे। तो ये लैंग्वेज कोड को रन करने के लिए एक एलिमेंट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द कंपाइलर प्रोड्यूसेस मशीन कोड फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। तो जो जावा वर्चुअल मशीन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है JVM। ये एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो सारे जावा प्रोग्राम को रन करता है। जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है उसी को सोर्स कोड बोला जाता है और इसी सोर्स कोड को जावा कंपाइलर की मदद से कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट किया जाता है और इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब बाइट कोड को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। JVM के अंदर जावा इंटरप्रेटर रहता है, वही प्रोग्राम को रन करता है। तो आप एक बात जान लें कि जितने भी कंप्यूटर जावा प्रोग्राम को रन करते हैं उन सभी में पहले से ही JVM इंस्टॉल्ड रहता है, इसीलिए ये कोड सारे कंप्यूटर में चलता है और इसी वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दूसरे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके कंपाइलर जो कोड प्रोड्यूस करते हैं वो एक ही सिस्टम के लिए जनरेट करते हैं और एक ही सिस्टम में रन होते हैं, लेकिन जावा कंपाइलर जो बाइट को जनरेट करता है वह JVM के लिए होता है और JVM सारे सिस्टम में रहने की वजह से यह प्रोग्राम हर कंप्यूटर में चलता है और यह वर्चुअल मशीन कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने लायक भी बनाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जावा का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो अभी के समय में 3 बिलियन से भी अधिक डिवाइसेस जावा की मदद से चलते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और यह IT इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं JSP की, यानी कि जावा सर्वर पेजेस की। तो यह एक वेब टेक्नोलॉजी है और इसका यूज़ वेब एप्लीकेशन में किया जाता है। JSP की मदद से जावा कोड को HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है और जावा कोड को HTML टैग में इंसर्ट करने के लिए JSP टैग को यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से डायनेमिक वेब पेजेस बनाए जाते हैं। अब PHP आपको पता होगा, यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP में भी जावा का यूज़ हुआ है। दूसरी हम बात करते हैं एप्लेट्स की। तो यह भी एक तरीके का फुल जावा प्रोग्राम है जिसको वेब पेजेस के अंदर ऐड किया जाता है, जिससे वेब ब्राउज़र में नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। एप्लेट्स HTML के अंदर ही रहते हैं। कुछ ऑनलाइन गेम्स भी एप्लेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। एप्लेट्स को वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हम बात करते हैं J2EE की, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। तो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट है जिसकी मदद से वेब बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। XML बेस्ड स्ट्रक्चर डेटा को कंपनीज आपस में शेयर करने के लिए J2EE यानी कि जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के द्वारा बनाए गए वेब एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ इज जावा बीन्स। तो यह विजुअल बेसिक जैसा ही है, पहले से मौजूद कंपोनेंट से मदद से नए और एडवांस एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट में रखा जाता है जिसे बीन कहते हैं। एक हम इसका एग्जांपल हम मोबाइल भी ले सकते हैं कि मोबाइल में भी जावा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आपने जितनी टेक्नोलॉजी देखी हैं इसके बावजूद भी इस लैंग्वेज का मोबाइल डिवाइसेस में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसने गेम इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से बदल डाला है। तो जितने भी मोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब भी जावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ हम 4 टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। First is standalone applications, then web applications, then enterprise application and mobile application. तो हम पढ़ते हैं standalone application. A program is run by a separate computer process without adding an existing files process is known as standalone application. And also it does not require operating system process. AWT, Abstract Window Toolkit and Swing are used to create a standalone application.
इसका मतलब है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन, ये वो SW होते हैं जिनको हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, MS ऑफिस, ब्राउज़र्स। AWT और स्विंग की मदद से स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आसानी से बनाए जाते हैं, आसानी से क्रिएट किए जाते हैं। सेकेंड इज़ वेब एप्लीकेशंस. So web application is a client-server software application which is run by the client. Web application includes mail, online retail sales, Wikipedia informations, servlet, JSP, JSF, which are used to create web applications. मतलब सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, अभी के समय में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्वलेट, JSP, सर्च, JSF इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। Third is enterprise application. So enterprise application is related to middleware applications to enable software application and hardware systems. We are using technologies and services across the enterprises. So we are calling it as enterprise application. So enterprise applications are mainly designed for corporate sites such as banking, business system. तो बहुत सारे एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में जावा ही एकमात्र प्रोग्रामिंग है, क्योंकि ये हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री एप्लीकेशन, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, इन सभी तरह के एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए EJB यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन इज डेवलप्ड फॉर रन द मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स. तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि मोबाइल में जितने भी गेम और एप्लीकेशन रन करते हैं वो सभी इसी लैंग्वेज से बनाए जाते हैं, यानी कि वो सभी जावा लैंग्वेज से ही बनाए जाते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जितने भी ऐप होते हैं वो सभी भी जावा प्रोग्रामिंग से ही डेवलप किए जाते हैं। तो होपफुली आप जावा के एप्लीकेशंस के जो टाइप्स हैं आप वो समझ गए होंगे कि वे क्या हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स. सो डेटा टाइप्स इन जावा. तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो काफ़ी साइजेस के होते हैं और वो वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करते हैं जिन्हें वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। तो जावा में 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज़ नॉन प्रिमिटिव. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल शामिल होते हैं. जबकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसमें क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे, स्ट्रिंग आते हैं. तो जावा लैंग्वेज में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो मैनिपुलेशन के निर्माण के लिए होते हैं. ये जावा लैंग्वेज में उपलब्ध सबसे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि बूलियन डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप. जब भी एक न्यूमेरिक वैल्यू बनाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू वाले वेरिएबल्स बनाते हैं, तो इंट डेटा टाइप पसंदीदा डेटा टाइप्स होता है. इन डेटा टाइप आमतौर पर इंटीजर वैल्यू के लिए एक डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप के रूप में उपयोग किया जाता है. और जैसे कि एक होता है लॉन्ग डेटा टाइप जिसका साइज़ होता है 8 बाइट्स का और जो स्टोर करता है इतने नंबर्स. तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं. एक होता है फ्लोट डेटा टाइप जिसका साइज़ होता है 4 बाइट्स का और जो स्टोर करता है फ्रैक्शनल नंबर्स. तो जब भी आपको डेसिमल के साथ नंबर की आवश्यकता होती है, जैसे कि 9.99, 2.22, तो आपको एक फ्लोटिंग पॉइंटिंग टाइप का उपयोग करना चाहिए. फ्लोट डेटा टाइप एक सिंगल प्रेसिजन 32 बिट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट है. एक होता है डबल डेटा टाइप जिसकी साइज होती है 8 बाइट्स की और जो स्टोर करता है फ्रैक्शनल नंबर सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स. ओके. एक होता है बूलियन डेटा टाइप. तो बूलियन डेटा टाइप का उपयोग केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है, एंड दैट इज़ ट्रू और फॉल्स. तो बूलियन डेटा टाइप एक बिट इंफॉर्मेशन को निर्दिष्ट करता है, यानी कि उसका साइज़ 1 बिट का होता है. और लास्ट है हमारे पास
कैरेक्टर वैल्यू जिसका साइज होता है 2 बाइट्स। तो किसी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर टाइप का उपयोग किया जाता है। कैरेक्टर को ए या सी जैसे सिंगल कोट से घिरा होना चाहिए, यानी कि जब भी हम कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो वो सिंगल कोट्स में लिखे होने चाहिए। कैरेक्टर डेटा टाइप्स का एक सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर है जिसका साइज होता है 2 बाइट्स का, और जो स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर या लेटर या ASCII वैल्यूज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वैल्यूज, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। तो अब हम बात करेंगे जावा कीवर्ड्स की। सो कीवर्ड्स आर पर्टिकुलर वर्ड्स विच एक्ट्स एज अ की टू अ कोड। तो जो ये कीवर्ड्स होते हैं ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को वेरिएबल्स, क्लासेस और मेथड्स के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ कीवर्ड्स हम जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, एसर्ट, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, केयर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम यानी कि एन्यूमरेटर, एक्सटेंड्स, फाइनल, फाइनली, फ्लोट, फॉर, गोटो, इफ, इम्प्लीमेंट्स। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये सभी कीवर्ड्स हैं और ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं और इन सभी का अपना अपना मतलब होता है। इन सभी कीवर्ड्स का अपना अपना इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है इसका इस्तेमाल जावा एब्स्ट्रैक्शन के लिए होता है। जो एसर्ट है, जैसा स्टेटमेंट है, ये ऐसा स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इससे डीबगिंग और टेस्टिंग में मदद होती है। जैसा बूलियन है, ये ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ होता है। ब्रेक है, वो लूप को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बाइट है, वो न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे जो केस है, ये स्विच के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए होता है। कैच है, वो थ्रोस एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन सभी कीवर्ड्स का अपना अपना यूज़ होता है, जो हम अपनी जावा प्रोग्रामिंग में जब हम जावा की कोडिंग करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑपरेटर्स इन जावा इज अ सिंबल विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऐसे साइन होते हैं जो जावा इंटरप्रेटर को मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रोसेस करने के लिए सूचना देते हैं। तो इन सिंबल्स का यूज़ वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो जावा में ऑपरेटर्स का यूज़ आप वेरिएबल्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हैं और हर डेटा टाइप पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। और एक ऑपरेटर का यूज़ एक या एक से अधिक ऑपरेंड पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो जावा में कुछ ही ऑपरेटर्स होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो साथ ही आप यहाँ इन ऑपरेटर्स की कैटेगरी और इनका प्रेसिडेंस फॉर्मूला भी देख सकते हैं। तो आप यूनरी ऑपरेटर देख सकते हैं, इसकी कैटेगरी होती है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, और ये इस तरीके से इसका प्रेसिडेंस फॉर्मूला है, ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेशन प्लस प्लस, एक्सप्रेशन माइनस माइनस। प्रीफिक्स में जो हमारा प्लस प्लस होता है, जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जिसे कहते हैं, तो प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट पहले आती है और एक्सप्रेशन बाद में आता है, और पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन पहले आता है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाद में आता है। वहीं दूसरे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ ऑपरेंड्स पर आसान डिजिट्स यानी कि इजी डिजिट्स मैथमेटिकल प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो इसकी कैटेगरी होती है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, माइनस। तो ये सभी इसकी कैटेगरी होती है और इनका जो प्रेसिडेंस फॉर्मूला है वो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई यूज़ होता है, डिवाइड के लिए डिवाइड होता है, मॉड्यूलस के लिए। एक होता है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर जिसकी कैटेगरी होती है सिर्फ शिफ्ट। तो ये राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये इसका प्रेसिडेंस फॉर्मूला होता है। एक होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर।
तो रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच रिलेशंस को जांचने के लिए किया जाता है, जैसे कि इस नंबर से ये बड़ा है, इस नंबर से ये छोटा है, एक्सेट्रा। तो रिलेशन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल अधिकतर लूप स्टेटमेंट या इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर में किया जाता है। तो उसकी कैटेगरी होती है कंपैरिजन या इक्वालिटी, और इसका प्रेसिडेंस फॉर्मूला ये होता है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये ऑपरेटर्स वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को बिट्स में कन्वर्ट करके उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये भी 4 टाइप्स के होते हैं: बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। साथ ही एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ लॉजिकल एंड और लॉजिकल और इन ऑपरेशंस को करने के लिए किया जाता है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एंड गेट और गेट से संबंधित होते हैं। तो उसकी कैटेगरीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और होती है, और इसका प्रेसिडेंस फॉर्मूला ये होता है। एक होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, जिन्हें आप कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर से टर्नरी ऑपरेटर जावा के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो इफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है। इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये वेरिएबल्स में कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी कैटेगरी होती है टर्नरी, और इसका प्रेसिडेंस फॉर्मूला तो आप देख ही सकते हैं। एक है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है, और आमतौर पर वेरिएबल के राइट साइड लिखी हुई वैल्यू लेफ्ट साइड लिखे वेरिएबल्स में स्टोर की जाती है। तो इसकी कैटेगरी असाइनमेंट होती है। इसका प्रेसिडेंस फॉर्मूला जो भी यूज़ होते हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अलग टॉपिक की, जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो है जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं कि जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट है वो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इम्प्लीमेंटेशन की एक विधि है जिसमें प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स के कोऑपरेटिव के रूप में इकट्ठे होते हैं, जिसमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट किसी क्लास के इंस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन करता है, और जिनकी क्लासेस इनहेरिटेंस रिलेशनशिप के द्वारा क्लासों की हायरार्की की मेंबर होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी अवधारणा है जो डेटा और फंक्शन के लिए इस तरह अलग अलग मेमोरी एरिया का निर्माण करके प्रोग्राम का मॉड्यूलराइजेशन करती है, जिससे उन्हें मॉड्यूल की कॉपी करने के लिए टेम्पलेट की तरह उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ 4 तरीके के ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं, और वो हैं एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए हम इन चारों के बारे में एक एक करके इन्हें जानते हैं। सो फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर अ टास्क। तो जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए केवल आवश्यक ज्ञान ही ज़रूरी होता है, ना कि उस कार्य की इंटरनल प्रोसेस और उससे संबंधित। तो इनडायरेक्ट रूप से होने वाले वर्क के नॉलेज की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मेक्स द जावा कोड सिक्योर. Data is stored within the classes and it is not easy to access the data. तो डेटा एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। डेटा और फंक्शन को क्लास में संगठित करना एनकैप्सुलेशन कहलाता है। एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट के इंटरनल फॉर्म को यूजर से छुपाता है और उपयोग हो सकने वाले ऑब्जेक्ट को भी बताता है। डेटा एनकैप्सुलेशन अर्थात फंक्शंस और डेटा का इंटीग्रेशन करना होता है। डेटा एनकैप्सुलेशन के द्वारा प्रोग्राम और डेटा दूसरे प्रोग्राम के द्वारा प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार डेटा एनकैप्सुलेशन एक रक्षक की तरह, एक बॉडीगार्ड की तरह
कार्य करता है, अपना वर्क करता है। थर्ड इज इनहेरिटेंस। So as the name suggests, the attributes and the characteristics of one class can be inherited by another class. तो inherited भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। इसके द्वारा एक क्लास की प्रॉपर्टीज किसी दूसरे क्लास से प्राप्त कर सकती हैं या इनहेरिट की जा सकती हैं, और इसमें पहले बने हुए क्लास को बेस क्लास कहते हैं और नए क्लास को डिराइव्ड क्लास कहते हैं। एंड लास्ट इज पॉलीमॉर्फ, और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और इन फंक्शंस का व्यवहार जिन ऑब्जेक्ट्स को वे स्पेसिफाई करते हैं उनके आधार पर अलग अलग होता है। तो जावा के जो ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं, तो आई होप आप उनके बारे में भी जान गए होंगे, आपको बेसिक से नॉलेज उनके बारे में ज़रूर मिल गई होगी कि वे क्या हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो है वेरिएबल्स। सो अ वेरिएबल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ जावा प्रोग्राम। वेरिएबल्स रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन इन विच वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। तो एक वेरिएबल एक कंटेनर है जो वैल्यू होल्ड करता है जब जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो एक वेरिएबल एक डेटा टाइप के साथ असाइन होता है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक नाम है, और जावा में 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो आइए अब इन सभी वेरिएबल्स को वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या हैं और कैसे यूज होते हैं। सो फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। So you can use this variable only within that method, and that other methods in the class aren't even aware that variable exists. A local variable cannot be defined with static keyword. तो आप इस वेरिएबल का यूज़ सिर्फ उस मेथड के अंदर कर सकते हैं, और क्लास में अन्य मेथड को पता भी नहीं है कि वेरिएबल मौजूद है। एक लोकल वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। Second is instance variable. So variable declared inside the class but outside the body of the method is called instance variable. It is not declared as static. It is called instance variable because its value is instance specific and is not shared among instances. तो क्लास के अंदर घोषित एक वेरिएबल लेकिन मेथड की बॉडी के बाहर इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, और इसे स्टैटिक डिफाइन नहीं कर सकते, इसे स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसे इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू इंस्टेंस स्पेसिफिक है और इंस्टेंस के बीच हम इसे शेयर नहीं कर सकते। थर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल। A variable which is declared as static is called static variable. It cannot be local. You can create a single copy of static variable and share among all the instances of the class. Memory allocation for static variable happens only once when the class is loaded in the memory. तो एक वेरिएबल जिसे स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है उसे स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। तो जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टैटिक वर्ड लिखना ज़रूरी होता है। यह लोकल नहीं हो सकता। आप स्टैटिक वेरिएबल की एक प्रति बना सकते हैं और क्लास के सभी इंस्टेंसेस में आप उसको शेयर कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के लिए एलोकेशन केवल एक बार होता है जब क्लास को मेमोरी में लोड किया जाता है। तो आइए हम इन सभी वेरिएबल्स को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं,
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई क्लास बनाते हैं और जैसे हम क्लास ए की कोडिंग करें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लास ए लिखा है और क्लास ए की कोडिंग में हमने एक वेरिएबल बना दिया, जैसे कि इंट डेटा इक्वल्स में 50। ये वेरिएबल क्रिएट कब होता है? जब मैं क्लास का वेरिएबल बनाती हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर बनता है, तो इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप क्लास का वेरिएबल बना रहे हैं और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टैटिक इंट m इक्वल्स में 100, यहाँ हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। और फिर इस मेमोरी से ऑब्जेक्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता है और ये वेरिएबल पूरी क्लास के लिए एक ही बार बनता है। अब हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन की बॉडी में मैंने अगर कोई भी वेरिएबल बनाया है, तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक फंक्शन की बॉडी बनाई है, जैसे कि यहाँ वॉइड मेथड लगाया है, फिर मैंने उसके अंदर अपना जो वेरिएबल है वो लिखा है, तो इसी को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तब हम बात करते हैं एक अलग टॉपिक की, एंड दिस इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो जावा में कुछ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो आइए देखते हैं कि ये क्या हैं। तो जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो ये स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद से आप चुन सकते हैं कि आप कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और कौन सा नहीं करवाना चाहते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की मदद से लॉजिक परफॉर्म किया जाता है। और हम इजी वर्ड्स में कहें तो आप चुन सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किस सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा, और साथ ही आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की मदद से इस स्टेटमेंट को कई बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। एक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और दूसरी है अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, और इस कैटेगरी के कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को सिचुएशन के अनुसार सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, स्विच, नेस्टेड इफ, स्विच केस, काफ़ी टाइप्स के ये होते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारी अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जिसे जंप स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो जंप स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है, और इन स्टेटमेंट्स को स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है। और इसके भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब अनकंडीशनल स्टेटमेंट जिनमें यूज़ होती है वो है ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। तो अब जावा की जो भी बेसिक नॉलेज थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है, वो आप जान ही चुके होंगे कि जो बेसिक नॉलेज है वो जावा की क्या है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक जावा का प्रोग्राम रन करने से पहले। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपने जावा के प्रोग्राम को किस तरह हम रन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जेडीके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करती हूँ और सबसे पहले मैं जेडीके जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेती हूँ। तो जेडीके सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए आप बस यहाँ जेडीके डाउनलोड लिखकर आप जो भी अपना जेडीके सॉफ्टवेयर है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका जो भी सिस्टम है आप उस पर अपना डाउनलोड कर लीजिए। मैं विंडोज़ 64 इंस्टॉल कर लेती हूँ। मैं जेडीके यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर जाकर जेडीके को डाउनलोड कर लूँगी और ये 1 गो में डाउनलोड हो जाएगा।
तो ये डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपसे ओरेकल का अकाउंट अगर आपका है तो आप यहाँ पे सीधा लॉगिन कर लीजिए, वरना आप यहाँ साइन इन पे जाकर आप अपना न्यू ओरेकल अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरा तो ओरेकल का अकाउंट है, तो मैं अपने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग में है, बस ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी ही देर में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमारा सक्सेसफुली यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों जो मेरा JDK सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इस JDK के साथ आप जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड देन एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इस JDK के अंदर एक एग्जीक्यूशन भी इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है JRE। तो इस JRE के साथ जो भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं वो हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जावा सॉफ्टवेयर को आपने जहाँ इंस्टॉल किया था उस ड्राइव में जाइए, जैसे कि मैंने C ड्राइव में किया था। तो यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में जाकर यहाँ जावा में जाकर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो JDK है वो इंस्टॉल हो गया है। तो जो हमारा जावा कंपाइलर होता है वो JDK में इंस्टॉल होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही हमें अपने जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसकी कोडिंग के लिए हमें नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट की भी ज़रूरत होगी, तो जो कि हमारे सिस्टम में पहले से ही होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ मैं CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं, उनके लिए हमें इंटरनल कमांड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बिल्ट इन नहीं होते तो उनका क्या? तो पहले हम देख लेते हैं कि जो इंटरनल कमांड्स में ज़रूरत होती है बिल्ट इन सॉफ्टवेयर के लिए, तो पहले हम यहाँ वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर लिखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर यहाँ ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ CALC लिखती हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि इंटरनल कमांड्स की ज़रूरत होती है मैं बिल्ट इन सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन जो बिल्ट इन नहीं होते तो उनका क्या? तो जैसे अब मैं जावा को CMD के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, इसके लिए कोई कमांड नहीं है। जैसे कि मैं जावा C यहाँ लिखती हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अगर मैं जावा C लिख रही हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वर्किंग नहीं है। तो आप बाद में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको एक्सेस करने के लिए वाया कमांड प्रॉम्प्ट कुछ एनवायरनमेंट पाथ को या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि जावा कंपाइलर के लिए हम कैसे पाथ सेट करेंगे, कैसे वेरिएबल्स को हम सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको माय कंप्यूटर पे जाना होगा। यहाँ माय कंप्यूटर पर जाकर आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा और उसके बाद आप ये एक ऑप्शन देख सकते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, आपको ये ओपन करना होगा। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको ये ओपन करना होगा। कुछ आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ न्यू पर जाकर यहाँ वेरिएबल नेम में आपको पाथ लिखना है और वेरिएबल वैल्यू में आपको वो पेस्ट करना है जो भी आपने अपना पाथ जो था आपने कॉपी किया था। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आप बस यहाँ ओके प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर भी आप ओके प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आप सीधा इसको यहाँ से कट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो पाथ था वो सेट हो गया। तो अब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में जाने वाले हैं। तो अब आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप यहाँ पे अगर अब जावा C लिखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जावा को CMD के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, यहाँ एरर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ आप जावा C लिख के आप यहाँ एंटर कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पास ये कुछ फाइल्स यहाँ शो हो जाएंगी। तो आपके पास ये कंपाइलर्स की फ़ाइल है
So that's mean now your system is supporting Java compiler. तो अब आप इजीली अपने जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आप अपने जावा कोड को लिख कर आप उसे रन कर सकते हैं। जैसे कि आप जब सी या आपने C++ यूज़ किया होगा, तब आपने उसकी जो कोडिंग थी वो आपने टर्बो सी पर लिखी थी, लेकिन इसके लिए आप यहाँ नोटपैड पर आप अपनी कोडिंग लिखेंगे। तो आपके सिस्टम में नोटपैड जो है ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, या तो आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं या आप नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ नोटपैड प्लस प्लस में जो अपनी कोडिंग है वो लिखूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और उसे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो नोटपैड है उसमें हम अपनी कोडिंग लिखते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम उसको कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले मैं आपको बताती हूँ। तो ये आपका जावा का सिंटैक्स है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मैं नोटपैड की जगह नोटपैड प्लस प्लस क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि नोटपैड में आप नॉर्मली इस तरीके से सिर्फ लिख सकते हैं, बल्कि वहीं दूसरी तरफ नोटपैड प्लस प्लस में आप यहाँ अपनी लैंग्वेज भी अपनी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ जे पर जाकर यहाँ जावा पर जाकर अपनी लैंग्वेज इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। फिर जो भी पैरेंथेसिस होते हैं, ब्रेसेस होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आपको यहाँ पे पता लग जाता है। समझते हैं कि आप किस तरीके से अपना जावा का प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसमें अभी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो इन कीवर्ड्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं क्लास। क्लास इज़ अ कीवर्ड टू इनिशियलाइज अ क्लास। तो आप अगर जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्लास कीवर्ड लिखना होगा। सो यू हैव टू यूज़ अ कीवर्ड क्लास। तो हमने वही क्लास क्रिएट की है, जो कि क्लास का हमारा नाम है A, B और C। तो इसलिए क्लास क्रिएट करने के लिए मुझे क्लास नाम का कीवर्ड लिखना होगा। तो इसलिए मैंने क्लास ABC यहाँ पे लिखा, और जो ABC है वो मेरी क्लास का नाम है। या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप में से ABC रखिए, आप अपना खुद का नाम रखिए, मतलब A to Z आप यहाँ कोई भी नाम क्लास का अपना रख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ये एक मेन मेथड है और इसको मैंने डिफाइन किया है क्लास ABC में। सो इट्स अ काइंड ऑफ सिग्नेचर टू डिक्लेयरिंग अ मेथड। तो अब हमने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं हम वो भी यहाँ देखते हैं। तो जो ये पब्लिक है इट इज़ अ एक्सेस स्पेसिफायर। तो आपने किसी मेथड को एज अ पब्लिक डिक्लेयर किया है। सो दिस मेथड कैन बी एक्सेस्ड आउट ऑफ क्लास ऑल्सो। तो जब भी हम अपने जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो JVM सबसे पहले मेन मेथड को फाइंड आउट करता है। तो मेन मेथड को हमने पब्लिक यहाँ पे पब्लिक बनाया है। सो इट कैन बी एक्सेस्ड बाय JVM आउट ऑफ दिस क्लास ऑल्सो। उसके बाद हमने यूज़ किया है स्टैटिक कीवर्ड। तो जो ये स्टैटिक कीवर्ड है इट मीन्स क्लास डजंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेस द स्टैटिक मेथड। तो अगर आपने किसी मेथड को डिक्लेयर किया है उस क्लास के लिए जिसमें आपने मेथड बनाया है, तो उस क्लास के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें मेन मेथड को मैंने क्लास ABC में डिक्लेयर किया, जिसमें आपको बताया जो कि मेन मेथड है मैंने इसको क्लास ABC में डिक्लेयर किया है। और अब मैंने मेन मेथड को कैसे डिक्लेयर किया है स्टैटिक, तो मतलब मुझे क्लास ABC के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट मेन मेथड। उसके बाद आता है void। सो दिस मेथड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। और जो मेन है तो मेन इज द नेम ऑफ द मेन मेथड। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ये स्ट्रिंग ARG यानी कि आर्ग्यूमेंट, और ये जो है वो एरे टाइप का है। तो जो इसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अ क्लास एंड इन जावा इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग का S है वो यहाँ कैप्स में है, यानी कि जो S होगा वो कैपिटल में लिखेंगे, नहीं तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
आप इसको हमेशा यहाँ पर आप इसको कैप्स में ही लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको कैप्स में नहीं लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम में यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो जावा में जितनी भी प्रीडिफाइंड क्लासेस हम यूज़ करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं। तो ये प्रीडिफाइंड क्लास है स्ट्रिंग, तो इसलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। और जो arg है इट्स अ एरे टाइप और ये वेरिएबल होता है, सो इट्स अ वेरिएबल ऑफ टाइप एरे। और आप ये एरे की जगह यहाँ पे जो arg आपने लगाया आप इसकी जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपका arg वेरिएबल ही यहाँ पे यूज़ होता है। और ये साथ में आपको ब्रैकेट का भी यूज़ करना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो आपको स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और ये ब्रैकेट आपको लिखने होते हैं ब्रेसेस में, और इसे आप arg से पहले या बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो यहाँ ब्रैकेट का यूज़ किया हमने यहाँ arg जो हमने एरे टाइप का हमने इसके बाद ये लिखा है। यहाँ आप arg से पहले भी इसको लिख सकते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और फिर arg लिखते हैं तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं आएगा। और जो पूरा हमने लिखा है, जो भी हमारा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, इट इज़ कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अगर मेन मेथड को आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं तो ये यूज़ होता है। बट हाँ, अगर मेन मेथड को आप इंफॉर्मेशन पास नहीं करना चाहते तब भी आपको ये यूज़ करना होगा, बिकॉज इट इज़ लाइक का सिंटेक्स। तो आपको ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज़ करना ही होगा। और उसके बाद और फिर जो आपको ये जो दो पैरेंथेसिस दिख रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो भी प्रिंट कराना होता है हम यहाँ वो प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा system डॉट आउट डॉट, तो जो भी आपको प्रिंट कराना है आप वो इसके अंदर यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना होगा। जैसे कि आप C और C++ में प्रिंट कराने के लिए सिर्फ यहाँ पे प्रिंट लिखकर प्रिंट करवाते थे, बट यहाँ पे आपको system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे आपको लिखना होगा, जो कि आप अपना जो भी प्रिंट कराएंगे इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे आपको डबल कोट्स में लिखनी होगी और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आपको लगाना होगा। तो अब जो भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है आपको वो इन दो पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ प्रिंट करानी होगी। और प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना होगा और उसके बाद ये आपको सेमीकोलन से यहाँ पे बंद करना होगा। सो दिस लाइन यू हैव टू यूज फॉर प्रिंट एनी इंफॉर्मेशन इन योर प्रोग्राम। तो अब यहाँ देख सकते हैं जो ये सिस्टम है ये भी प्री डिफाइंड है, तभी इसका जो s है वो यहाँ कैप्स में है। तो ये प्री डिफाइंड क्लास है जो कि डिफाइंड होती है java डॉट lang डॉट पैकेज में। ये एक पैकेज यूज़ होता है जावा में java डॉट lang पैकेज करके। तो लैंग्वेज के लिए यहाँ पे lang वर्ड का यूज़ किया गया है जिसमें ये क्लास डिफाइन है। उसके बाद आपने यहाँ आउट लगाया है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल है जो डिफाइंड है क्लास सिस्टम में। तो जो हमारी ये प्री डिफाइंड क्लास है सिस्टम, ये आउट वेरिएबल जो है ये इसमें डिफाइंड है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। और जो यहाँ पे आपने प्रिंट ln लगाया है तो ये प्रिंट के लिए प्रिंट लगता है, और जो ln है इसका मतलब है न्यू लाइन। तो इट इज़ अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द पास आर्गुमेंट। तो जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे उसे ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट होगा, और जो भी प्रिंट कराना होगा उसे हम यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपना सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से सेव कर सकते हैं और किस तरीके से उसे कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डबल कोट्स में प्रिंट कराऊंगी हेलो माय किटी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मुझे प्रिंट करानी है इन्फॉर्मेशन। तो सेव करने के लिए हमें फाइल पर जाकर या सेव या सेव एस में जाकर आपके सामने कुछ इस तरीके से
यहाँ ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नेम लिखना है और यहाँ फाइल नेम में आपको आपकी फाइल का ही नेम लिखना है। तो यहाँ हम अपनी क्लास के नेम से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो जैसे कि हमारी क्लास का नाम है ABC, तो हम इसको सेव करेंगे abc.java। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी abc.java से बना हुआ है, तो इसलिए सेव नहीं होगी। तो मुझे अपनी क्लास का नाम यहाँ पे बदलना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपनी क्लास का नाम यहाँ ABC से बदलकर मैंने यहाँ XYZ रख लिया है। तो मैं अपनी जो फाइल नेम है वो सेव करूँगी अपनी क्लास के नेम से, तो वो है XYZ। और उसके बाद यहाँ पे मुझे सेव करने के लिए .java भी यहाँ पे मुझे, तो यहाँ मुझे अपनी फाइल सेव करने के लिए यहाँ पे अपने क्लास के नेम के साथ मुझे यहाँ पे .java भी यहाँ पे लिखना होगा। और अब आपकी जिस भी ड्राइव में से सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपने नाम से बना रखी है अपनी ड्राइव, तो मैं यहाँ पे इस ड्राइव में ये अपनी फाइल जो है वो सेव कर दूँगी। तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, जो भी आप अपने जावा के प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, जो भी अपने जावा के प्रोग्राम बनाएंगे तब उसके लिए एक अपनी अलग से ड्राइव बना लीजिए, तो आपको ईजी होगा। तो मैं ये आपको पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप जावा के प्रोग्राम रन करते हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा है कि आप अपनी अलग से एक ड्राइव बना लीजिए, जिससे आपको आपके प्रोग्राम्स ढूंढने में या जो भी है आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम में कुछ भी चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। तो अपने अलग से एक ड्राइव बना लीजिए जिसमें आप अपने सारे जावा के प्रोग्राम्स आप सेव कर लीजिए। और अब यहाँ मैं इसे सेव कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि xyz.java के नाम से जो भी मेरा प्रोग्राम है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। और आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आप जावा की कोडिंग करते हैं, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है जिनसे आपका जो प्रोग्राम है आपका कोड है वो रन होगा, कंपाइल होगा। तो आपकी जो कमांड होती हैं कंपाइल रन करने के लिए वो ये होती हैं। तो कंपाइल करने के लिए आपकी कमांड होती है जावाc फाइल नेम .java। तो मतलब तो कंपाइल करने के लिए आपकी जो कमांड होती है वो होती है जावाc फाइल नेम .java। तो फाइल नेम में जो भी आपकी फाइल का नेम होता है वो आपको लिखना होता है, उसके बाद आपको .java लिखना होता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको अपना प्रोग्राम रन करने के लिए आपको जावा लिखना होता है, उसके बाद अपने आपको फाइल नेम लिखना होता है, लेकिन स्पेस के बाद। तो जावा स्पेस और आपका फाइल नेम। तो इन्हीं दो कमांड से आप जो अपनी कोडिंग करेंगे इन्हीं कमांड से वो कंपाइल और रन होगी। तो जैसे कि आपको कंपाइल करने के जावा सीख के साथ साथ तो आपको अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए तो आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यहाँ जावाc और फाइल नेम में जैसे आप देख सकते हैं मेरी क्लास का क्या नाम है, मेरी फाइल का नाम है XYZ डॉट। तो जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो ये कमांड्स लगेंगी। जैसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल के लिए आपको जावाc लिखना है और आपको फाइल नेम की जगह आपका फाइल का नेम लिखना है। जैसे मेरी फाइल का नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं XYZ है, तो यहाँ मेरे को कंपाइल करने के लिए जावाc स्पेस xyz.java लिखना होगा। वहीं दूसरी तरफ रन करने के लिए मुझे जावा स्पेस xyz लिखना होगा। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रन और कंपाइल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे जब आप अपना टर्बो सी यूज़ करते थे, आप अपनी C और C++ के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, तो आपको जो भी आपका प्रीवियस आउटपुट था आपको वो वहाँ से क्लियर करना होता था। तो आप उसके लिए क्लियर स्क्रीन लगाते थे, जिसके लिए आप CLR SCR आपको यूज़ करना होता था। लेकिन वहीं जावा में जब आप अपने जो प्रीवियस आउटपुट है जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है आपको वो वहाँ से हटाना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ CLS करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे CLS यहाँ पर मैंने लिख दिया है और जो भी ये प्रीवियस आउटपुट है ये यहाँ से चला जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब मैं अपना प्रोग्राम जो है वो रन करूँगी। तो आपने इसे देखा था, जो मैंने अपना प्रोग्राम था जो मैंने सेव किया था वो मैंने अपना
ड्राइव जी बना के उसमें किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मैंने अपना प्रोग्राम सेव किया था वो मैंने जो मेरे नाम से जो मैंने ड्राइव बना रखी थी, मैंने वो उसमें सेव किया था। जैसे मैंने यहाँ पे सृष्टि नाम से जी ड्राइव से जो अपनी ड्राइव बना रखी है, मैंने इसमें अपना प्रोग्राम सेव किया था। तो मुझे यहाँ पे अपनी वही ड्राइव लिखनी है और ड्राइव के बाद मुझे यहाँ पे कॉलन प्रेस करना है। तो आपने अगर सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में आपने अपना प्रोग्राम सेव किया होगा, तो वही ड्राइव आपको यहाँ पे लिखनी है और उसको आपको कॉलन लगाना है। तो जो आपके डॉट वाले निशान होते हैं, इनको इसमें कॉलन कहा जाता है। और उसके बाद आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना पाथ सेट करूँगी। वैसे अगर मैं इस वक्त यहाँ पे अपना पाथ सेट नहीं भी करती हूँ, तब भी जो मेरा प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। वो रन इसलिए होगा क्योंकि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी एडवांस सेटिंग्स खोली थी, वहाँ पे हमने एक पाथ सेट किया था। जैसा कि हमने दिस पीसी में जाके अपना पाथ सेट किया था, तो वहाँ पे जो एक बार पाथ सेट हो जाता है उसे ग्लोबली पाथ सेट करना कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना पाथ सेट नहीं भी करते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मैं आपको पाथ सेट करके बताती हूँ। तो उसको हम कहते हैं लोकल पाथ। तो पाथ सेट करने के लिए आप जब भी अपना चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो, उसके लिए आपको पाथ सेट करना होगा इसमें। और उसके लिए आपको सेट पाथ लिखकर या इक्वल का साइन लगाकर जो भी आप अपना पाथ सेट करेंगे, जो भी अपना पाथ आप कॉपी करेंगे, वो यहाँ आपको आपका पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए फिर हम अपनी सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, यहाँ हम जावा में जाएंगे, जेडीके में, फिर बिन में जाकर यहाँ से हम अपने पाथ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और वहीं दूसरी तरफ यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे पेस्ट नहीं कर सकते। आप अगर सोचें कि आप कंट्रोल भी करके इसे पेस्ट कर दें, तो आप वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जाकर यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। तो यहाँ आपको पेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो ये ऊपर वाइट वाइट सा दिख रहा है, आपको यहाँ पर जाकर प्रेस करना होगा। आपको राइट हैंड साइड क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ एडिट पर जाकर यहाँ आप पेस्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पाथ सेट हो गया है। और पाथ जब सेट हो जाए, जब आपका कॉपी पेस्ट हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन भी एंड में लगाना है और उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। फिर हम अपना जो प्रोग्राम है हम वो कंपाइल करेंगे। तो अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पे जावा सी स्पेस, जो मेरी फाइल का नाम था, xyz डॉट जावा लिखूंगी। और उसके लिए तो यहाँ मैंने जावा सी, फाइल का नेम क्या है मेरी xyz डॉट, यहाँ मैंने जावा लिख दिया और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त मेरा एरर आ गया है। तो देखते हैं क्या एरर आया है। ओके, यहाँ मैं लिखूंगी जावा। तो अब रन करने के लिए मैं लिखूंगी जावा और अपनी फाइल का नेम। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रन करने के लिए मुझे जावा और फाइल नेम लिखना है। तो मैंने जावा लिखा और फाइल नेम क्या है मेरी xyz। तो अब यहाँ ये रन होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रिंट कराया था हेलो माई किटी, तो मैंने यही प्रिंट कराया था हेलो माई किटी, और यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हमारा जावा का प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया है। तो बस आपको ध्यान रहे, जहाँ आप जब सी या C++ की प्रोग्रामिंग करते थे, तो जब आप टर्बो सी पे अपना प्रोग्राम रन करते थे, तो उसमें आपको पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, उसमें आप सीधा कंपाइल कर सकते हैं।
तो उसमें आपको पाथ अपना सेट नहीं करना होता था, उसमें आप इजीली अपने प्रोग्राम को बस कंपाइल और रन कर लेते थे। लेकिन जहाँ आप जावा का प्रोग्राम जब भी करते हैं, आप अपनी कोडिंग करते हैं, तो आपको कोडिंग करने के लिए अपनी कोडिंग जो होती है वो नोटपैड में लिखनी होती है, और कंपाइल करने के लिए वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर कंपाइल करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको आपकी जिस ड्राइव में आपने सेव किया था होती है, जिस ड्राइव में आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया। तो मैंने अपने प्रोग्राम को जी ड्राइव में सेव किया था, तो मैंने यहाँ पे अपनी जी ड्राइव लिखी। उसके बाद आपको कॉलन लगाना होता है, उसके बाद आपको अपना पाथ सेट करना होता है, और उसके बाद फिर आपको कंपाइल और आपका रन करना होता है। वहीं आपको दूसरी तरफ मैं ये भी दिखाती हूँ कि अगर हम यहाँ पे पाथ सेट नहीं करते तब भी हमारा जो ये प्रोग्राम था वो रन हो जाता, क्योंकि हमने अपने पाथ को हमने ग्लोबली सेट कर दिया था। तो अब अपने जो प्रीवियस आउटपुट है हम इसको यहाँ पे से क्लियर करते हैं। तो क्लियर करने के लिए आपको CLS यहाँ पे आपको लिखना है और उस पर आपको एंटर कर देना है। फिर से मैं अपनी जी ड्राइव लिखती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगा के मैं सीधा यहाँ पे कंपाइल करने के लिए जावा लिखती हूँ। कंपाइल करने के लिए जावा सी, वहीं यहाँ मैं कंपाइल करने के लिए यहाँ पे जावा सी लिखती हूँ। फिर अपनी फाइल का नाम लिखती हूँ XYZ डॉट, यहाँ पे मुझे फिर से जावा लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इजीली फिर से कंपाइल हो गया है। और अब मैं फिर से अपने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो रन करने के लिए मुझे जावा और अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो मेरी फाइल का नाम है XYZ, और आप देख सकते हैं कि हेलो माय किटी यहाँ प्रिंट हो गया है विदाउट पाथिंग सेट। तो अगर हम एक बारी ग्लोबली सेट कर लेते हैं अपने पाथ को, तो हमें अपने पाथ को बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे आसान तरीका है अपने पाथ को इस तरीके से सेट करने का। अगर आप अपने पाथ को ग्लोबली सेट नहीं करते हैं तो आपको बार बार जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तब आपको अपने प्रोग्राम को, अपने पाथ को अपने प्रोग्राम में आपको सेट करना होगा। साथ ही मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम जब भी अपने जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारे पास क्लास फाइल क्रिएट होती है। तो जैसे कि हमारे पास ये अपनी जावा की फाइल है और यहाँ पे हमारी क्लास फाइल है। तो ये क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। हमने इस नोटपैड में हमने ये अपनी जावा फाइल बनाई थी, और ये अपने आप जो कि इसके रेफरेंस में एक फाइल क्रिएट हो जाती है जिसका टाइप होता है क्लास फाइल। तो जब भी हम अपना प्रोग्राम नोटपैड में लिखते हैं, जब भी हम अपनी फाइल बनाते हैं, तो उसी के साथ ही रेफरेंस में एक क्लास फाइल भी क्रिएट हो जाती है। साथ ही आप अपने जावा प्रोग्राम को सेव दो मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने जावा प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपको आपके क्लास नेम से ही आपको अपनी फाइल को सेव करना होगा। तो एक तो मेथड यही है कि आपको आपकी क्लास के नेम से आपने सेव किया और आपने उसको कंपाइल और रन कर लिया। और अगर आप अपनी क्लास के नेम से नहीं करना चाहते सेव, तो जैसे कि मैं सेव करती हूँ इसे XYZ से, और जो हमारी XYZ की जो हमारी क्लास फाइल बनी थी हमें उसे डिलीट करना होगा। तो मैं अपनी XYZ की क्लास फाइल को डिलीट कर देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी क्लास फाइल थी, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। और देन कंपाइल करने के लिए अब हम जावा सी और हम उसका नाम लिखेंगे अपनी फाइल का, लेकिन रन करने के लिए हम ABC लिखेंगे, जिसमें अपना मेन मेथड हमने डिक्लेयर किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन जो हमने प्रिंट कराया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है।